नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 11th 5 इयर्स प्लान की, क्योंकि पिछले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी जाने के कारण आपकी क्लास वाइंड अप करनी पड़ी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज इस क्लास में आपको 11th और 12th 5 इयर्स प्लान कंप्लीट करने के बाद में हम एक न्यू टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेशनल इनकम। लगभग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या वनडे एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बेसिक्स, इसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसमें ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको समझने के लिए थोड़ा आपको पैशेंस रखना होगा, थोड़ा आपको धैर्य के साथ पढ़ना होगा। हो सकता है ये क्लास आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आपने मेरी इस क्लास को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आई होप इस क्लास करने के बाद में आप किसी को भी नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा सकते हो या हवाबाजी कर सकते हो। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको मैं 5 इयर्स प्लान की मतलब कि आपको पढ़ा रहा था, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 11th 5 इयर्स प्लान। 11th 5 इयर्स प्लान, जैसे हम इस प्लान में मतलब कि जो 11th 5 इयर्स प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि हम जो ग्रोथ करेंगे वो फास्टर होगी, यानी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, ताकि सबका यानी कि अधिक से लोगों का समावेशी विकास हो, यानी कि समावेशी वृद्धि हो। ठीक है, अब समावेशी वृद्धि किसे कहते हैं, यानी कि समान वृद्धि, जैसे कि SC ST माइनॉरिटीज़ OBC, क्योंकि इस कम्युनिटी के लोगों का मतलब कि आज भी काफ़ी पिछड़े हैं, काफ़ी मतलब कि दबे हैं, कुचले हैं। तो इनके विकास के लिए यानी इनकी ग्रोथ के लिए मतलब कि इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर्मूला अपनाया गया था। अब इसके बाद बात करते हैं टूवर्ड्स 5 इयर्स प्लान, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना। फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए, जो इस प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था, जो इस प्लान का जो मेन उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि हम जो ग्रोथ करेंगे, यानी कि जो हम इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे, वो कैसी होगी, वो फास्टर होगी और सस्टेनेबल होगी, यानी कि सतत होगी। अब ऐसा नहीं कि हमने 2021 और 2022 में हमारी जो ग्रोथ रेट रही वो रही हमारी 8.9, और वहीं जब हम 22 और जब 23 की बात करते हैं वहाँ हो गई हमारी 3%। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें जो मतलब ग्रोथ करनी है वो कैसी करनी है, सस्टेनेबल करनी है, यानी कि सतत। जैसे कि 21-22 में इतना हुआ, 22-23 में यानी 22 और 23 में आपका हुआ 8.6 या 8 या आपका 9%, मतलब इस टाइप से ग्रोथ करेंगे ताकि सस्टेनेबल हो, यानी कि सतत जो हमारा जो ग्रोथ है वो समावेश मतलब कि चलता रहे, यानी कि सतत रहता रहे, यानी कि बराबरी चलती रहे, और इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे। तो ये रहा आपका 5 इयर्स प्लान का पूरा डेटा। आप इसको नोट डाउन आई होप किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो मेरे पिछले लेक्चर्स में आप वीडियोस को पॉज करके आप इस डेटा को आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा जब भी आप इकोनॉमिक्स में मेंस में आंसर लिखिएगा। और उसके बाद आपको पता ही है, उसके बाद आपको जानकारी है कि 1 जनवरी 1915 को
भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किया था। नीति आयोग गठन करने के बाद में 5 years प्लान को बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर कुछ नई पॉलिसीज़ को लॉन्च किया गया। तो उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि ये जो मेजर जो पॉलिसीज़ थी हम इन पर चर्चा कर चुके हैं। और जब हम नीति आयोग पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें नीति आयोग की जो भी प्लानिंग है, जो भी उनकी योजनाएं हैं, हम उनको बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आज आपका हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी आज आपको पढ़ाने की कोशिश करने जा रहा हूँ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, देखिए राष्ट्रीय आय समझने से पहले आपको कुछ मैं बेसिक्स बातें बताना चाहूँगा। देखिए जैसा कि आपने 2 से 3 लेक्चर्स में या जो 4 लेक्चर्स में आपको मैंने इंडियन इकॉनमी समझाया, रिसोर्स समझाया, आने वाले टाइम में रिसोर्स में आपका ये भी काउंटिंग होगा आपका। उसके बाद मतलब आपको समझाएंगे ग्रोथ समझाया, डेवलपमेंट समझाया, उसके बाद मतलब एम्प्लॉयमेंट समझाऊँगा। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी नॉलेजेबल है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको थोड़ा बोरिंग महसूस लग सकता है, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा। जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, ठीक है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है, आज हम इसी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलब कि इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड, यानी कि राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। क्या भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1950 के बाद की गई, 1950 के पहले की गई सब? तो आज हम उसी तरह से करेंगे आखिरकार इसका इतिहास क्या रहा है नेशनल इनकम का, और उसके बाद में जो भी हमारी मॉडर्न्स यानी जो मॉडर्न थ्योरीज आई है नेशनल इनकम पर यानी राष्ट्रीय आय पर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप लोग मेरा वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। अरे कम से कम आप हमारा वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं, लोगों तक आप इतना तो काम कर सकते हैं कि आप लोगों तक कम से हमारा वीडियो आप शेयर कर दीजिए। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। और अगर आपको कंप्लीट इकॉनमी पढ़नी है, अगर आपको सच में कंप्लीट इकॉनमी पढ़नी है, तो उसके लिए आप थोड़ा हमारा सहयोग दे दीजिए। और ये 206 हड्डियाँ 3039 पल्सेस किस काम की, अगर आपको कोई फ्री में चीज़ दे रहा है तो आपको इतना तो अधिकार, मतलब आप इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं कि हमारे वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को आप थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्या ज़्यादा इस पर नहीं बोलेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम, देखिए क्या आज़ादी के पहले भारत में किसी ने नेशनल इनकम की काउंटिंग की थी? ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आज़ादी के पहले नेशनल इनकम की कैलकुलेशन किया था या नहीं किया था? आज हम पहले समझेंगे इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, यानी कि हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या है नेशनल इनकम का। उसके बाद हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पर भी बात करेंगे। देखिए मतलब यानी कि आधुनिक युग में जो नेशनल इनकम को जिन्होंने कैलकुलेट किया था उनका नाम था साइमन पुटनेस। उन्होंने यानी कि आधुनिक राष्ट्रीय आय की गणना की थी। साइमन पुटनेस, यानी कि आधुनिक राष्ट्रीय आय गणना। अवधारणा यानी कि मॉडर्न नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट को
इन्होंने विस्तार से मतलब कि ये अवधारणा को अपनाया था। खैर, क्या इसके पहले भी यानी आज़ादी के पहले भारत में ऐसे कोई महापुरुष हुए जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया? यस। आज हम चलिए उसी चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जीडीपी। देखिए, जब ब्रिटिश रूल भारत पे राज कर रहा था तो उस समय भारत की जीडीपी क्या थी, भारत की पर कैपिटा इनकम क्या थी, भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानबूझ के इन तथ्यों को छुपा रहे थे। क्योंकि अगर इन तथ्यों को अगर उजागर किया गया तो हो सकता है भारत में एक नई क्रांति उदय हो सकती थी। इसलिए क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आय को कभी भी कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन 1860 में मतलब एक किताब पब्लिश हुई, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके राइटर थे नौरोजी साहब। यानी कि नौरोजी साहब ने 1860 में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया, यानी राष्ट्रीय आय की गणना को करने का प्रयास किया। क्या इनके साथ और भी मतलब इनके सहयोगी थे? यस। तो उसमें विलियम डिग्बी थे, आर.के.वी. राव थे और रमेश चंद्र दत्त थे, यानी आर.सी. दत्त। इन लोगों के सहयोग से 1860 में मतलब कि नेशनल इनकम को भारत में गणना की गई, जिसमें 20 रुपये प्रति वर्ष, यानी 20 रुपये प्रति वर्ष एक पर्सन की आमदनी थी। यानी एक वर्ष में 20 रुपये की आमदनी थी। समझ सकते हो भारत की स्थिति क्या होगी उस वक्त। और जब भारत में ब्रिटिश नहीं आए थे तो हमारे देश की जीडीपी थी 33%। मतलब ये छोड़ गए तो केवल कितनी थी? 2%। इसमें से प्राइवेट सेक्टर को ही काउंट किया गया था, प्राइवेट सेक्टर्स को काउंट किया गया था। तो 1860 में द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब में नौरोजी साहब ने पहली बार मतलब कि राष्ट्रीय आय की गणना की, जिसमें लोगों की 20 रुपये पर ईयर इनकम यानी आय थी। तो ये मतलब कि इससे साबित होता है कि उस समय भारत की स्थिति क्या होगी, भारत की जो जीडीपी थी वो क्या थी। उसके बाद में बाद में 1933 में V.K.R.V. राव ने द नेशनल इनकम इन इंडिया बुक में भी V.R.K.V. राव ने प्रयास किया था नेशनल इनकम काउंटिंग करने की, जिसमें इन्होंने प्राइवेट सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को भी ऐड करने की कोशिश की थी। तो 1923 में V.K.R.V. राव साहब ने भी नेशनल इनकम इन इंडिया बुक में
इन्होंने कोशिश की थी नेशनल इनकम को काउंटिंग करने की। उसके बाद में 1949 में 1949 में, यानी आज़ादी की बात कर रहे हैं, 1949 में एक कमेटी गठित की गई, नेशनल इनकम कमेटी 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 इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महान सर। महान बोले सर, इन्होंने भी मतलब कि नेशनल इनकम कमेटी के ये अध्यक्ष थे, और इसके जो सहयोगी थे वो थे आर.डी. गार्गिल, B.R. गार्गिल, B.R. गार्गिल एंड VKV, यानी VKRB, मतलब ये इसके अध्यक्ष थे और ये इसके मतलब कि सदस्य थे, जिन्होंने नेशनल इनकम कमेटी में इन्होंने नेशनल इनकम काउंट करने की, कैलकुलेट करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। अच्छा, नेशनल इनकम काउंटिंग कैसे की जाती है? नेशनल इनकम काउंटिंग कैसे की जाती है? देखिए, उसके लिए एक था आपका CSO और एक आपका था NSSO। ठीक है। 2019 से पहले CSO और NSSO जो मतलब कि इनके जो डेटा कलेक्ट किए जाते थे, और इनके डेटा कलेक्ट करने के आधार पर देश की नेशनल इनकम काउंट की जाती थी। लेकिन 2019 के बाद क्या किया कि सरकार ने इन दोनों को मर्ज करके वो एक बनाया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO बनाया। 2019 के बाद में जो इसके डेटा कलेक्ट होते हैं उसी के आधार पर देश की नेशनल इनकम की काउंटिंग की जाती है। 2019 के पहले CSO प्लस NSSO मतलब कि ये डेटा के आधार पर नेशनल इनकम काउंट किया जाता था। लेकिन 2019 के बाद में NSO बनाया गया, इसके डेटा के आधार पर देश की नेशनल इनकम की गणना की जाती थी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ मतलब इसके जो अधिकारी हैं, ये जो NSO जो एक कमीशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से पदेन मेंबर हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि वनडे एग्जाम में या PCS में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए NSO, देखिए इसमें एक होता है प्रेसिडेंट, वन आपका होता है प्रेसिडेंट, जिसे बोलते हैं अध्यक्ष, प्लस 4 होते हैं आपके इसमें मेंबर, सदस्य, प्लस इसमें एक आपका होता है पदेन सदस्य, यानी कि एक्स ऑफिसर, और इसमें एक आपका हो गया अध्यक्ष, 4 हो गया आपके मेंबर, एक आपका हो गया पदेन यानी अध्यक्ष यानी पदेन सदस्य, इसमें नीति आयोग का भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, यानी कि नीति आयोग
नीति कमीशन का एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इसमें नीति आयोग का भी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो इनको सलाह देता है। यानी जो एनएसओ है उसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और एक पदेन सदस्य। इसमें एक नीति आयोग का भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ये सब मिल करके ये इसके मतलब कि ये जो 3 मेंबर हैं ये इसमें एनएसओ में इंक्लूड किए गए हैं। और जो ये जो डेटा कलेक्ट करते हैं इसके बेस पर नेशनल इनकम काउंट की जाती है इंडिया में। और एक होती है एनएससी। एनएससी का भी एक एक्स ऑफिशियो होता है। एनएससी का भी एक एक्स ऑफिशियो होता है। एक्स ऑफिशियो होता है। और जो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, यानी चीफ स्टैटिस्टिशियंस ऑफ इंडिया। तो ये पूरा इतने सारे मेंबर हैं इसमें आपके एनएसओ में। यानी कि ये जितने भी अधिकारी हैं ये सब इसमें इंक्लूड हैं। और ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद में एक एनएसओ तैयार होता है, तब जाकर नेशनल इनकम आपकी काउंट की जाती है। तो ये आपका एक मतलब कि पूरा खाका रहा, एक जानकारी रही, जिससे कि आपको ये पता चल गया कि आखिरकार देश में 1860 में नेशनल इनकम की काउंटिंग की क्या प्रोसेस थी। उसके बाद 1933 में वी.के.आर. राव साहब ने किस प्रकार से देश की नेशनल इनकम को काउंट किया। उसके बाद 1949 में मान पुलिस की अध्यक्षता में, जिसमें D.R. गैडगिल एंड वी.के.आर. राव के मतलब सदस्य के रूप में कैसे देश की नेशनल मतलब की राष्ट्रीय आय की गणना की गई। उसके बाद में कैसे 1949 से लेकर के 2018 तक कैसे मतलब कि CSO और NSSO के जो डेटा कलेक्ट करते थे उसके आधार पर कैसे नेशनल इनकम काउंट की जाती थी। लेकिन 2019 में NSO बनाया गया। NSO जो डेटा कलेक्ट करते थे मार्केट से, उसके आधार पर नेशनल राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी। अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्निकल वर्ड स्टार्ट होते हैं। तो आपको पैशंस रखिए, ध्यान बना के रखिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप हमारी बातों को आप बोर्ड पर आप सावधानीपूर्वक आप पैशंसफुली देखते रहिए और आपका पूरा ध्यान केवल और केवल क्लास पे होनी चाहिए। देखिए पहला वर्ड आपका आता है जीडीपी। यानी कि ये सब पूरा प्रोसेस करने के बाद में अब इम्पोर्टेंट ये क्या है, आखिर देश की हम जो राष्ट्रीय आय है गणना किस आधार पर करेंगे। ऐसे कौन कौन से हमारे पास मतलब आधार हैं, ऐसे कौन कौन से हमारे पास कह सकते हैं कि पॉलिसीज़ हैं या प्लानिंग है जिसके थ्रू हम देश की राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, कैसे करेंगे। तो चलिए उसी बात करते हैं कि कैसे देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। यानी जीडीपी के आधार पर हम देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। देखिए जीडीपी का जो सिंपल सा जो मतलब होता है, यानी जीडीपी इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक पीछे प्रोडक्ट। देखिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक,
आपको मैं नेशनल लेवल तक ले गया। देखिए, अगर कोई किसान है, किसान से पूछा जाए कि आपकी मतलब कि आपकी आय कितनी है साल की, तो वो खुद बताएगा। जैसे कोई एक सरकारी मास्टर है, उससे पूछो भाई साहब आपकी आपकी राशि मतलब आपकी वार्षिक आय क्या है, तो वो बताएगा। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपनी वार्षिक आय बताएगा, अगर कोई इंजीनियर है तो वो अपनी वार्षिक आय बताएगा, अगर रिक्शा वाला है तो वो अपनी आय बताएगा राष्ट्रीय, मतलब कि हमारी कितनी वार्षिक आय है। इसी प्रकार से जब हम देश की राष्ट्रीय आय गणना करते हैं तो उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि देश में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, देश में प्रोडक्शन कितना हो रहा है। प्रोडक्शन के आधार पर देश की जीडीपी काउंट की जाती है, मतलब कि प्रोडक्शन के आधार पर देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जैसे एग्जांपल ले लिया कि एक फार्मर है, फार्मर के यहाँ उसने गेहूँ पैदा किया, चावल पैदा किया, दाल पैदा की, आलू पैदा किया, टमाटर प्रोडक्शन किया और आलू प्रोडक्शन किया, सरसों प्रोडक्शन किया, मिल्क प्रोडक्शन किया। उसका लड़का दिल्ली में जॉब कर रहा है, वहाँ से पैसा आया, उसने प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो ये एक किसान के घर का प्रोडक्शन है। इसी प्रकार से एक बिजनेसमैन हो सकता है, यानी व्यापारी। अब व्यापारी वो कोई हो सकता है कि कोई ठेला लगा के अपना बिजनेस कर रहा हो, मतलब कि हो सकता है उसके पास कोई एक परचून की दुकान हो, या कोई स्टेशनरी शॉप हो, या सकता है उसकी कोई इंडस्ट्री हो, या सकता है कि वो डेयरी मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट में काम कर रहा हो। तो मतलब कि एक इंडस्ट्री मतलब जो एक व्यापारी होता है उसका ही मतलब कि एक क्या प्रोडक्शन हो रहा है, यानी उसके घर में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर सर्विस देता है। अब सर्विस में क्या देगा कि अगर डॉक्टर सरकारी डॉक्टर है तो उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, हो सकता है वो कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा हो, या हो सकता है उसका कोई एक नर्सिंग होम हो, या कोई उसका प्राइवेट क्लिनिक हो, तो वहाँ से वो मतलब कि प्रोडक्शन कर रहा है। इसी प्रकार से रिक्शा वाला रिक्शा चला के अपना प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो जीडीपी में ये काउंट किया जाता है कि देश का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। जैसे ये एक देश है, ये एक देश है, और देखिए मैं आपको एक जीवन समझाना चाहूँगा। देखिए इसकी मैं डेफिनेशन तो आपको लिखाई दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको मतलब कि परिभाषा मत समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको अपने अगर आपको इकोनॉमी आपको समझनी है तो आपके ब्लड में इकोनॉमी होनी चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके ब्लड में इकोनॉमी डाल दूँगा, ताकि आप एक मतलब कि एक आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए कि हमें किस तरफ सोचना है यूपीएससी बारे में, किस तरीके से स्टेट पीसेस को हमें बारे में सोचना है। जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे हैंडल करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। तो देखिए अगर हम एक देश से भी दूसरे देश की मतलब जीडीपी काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए पहले कि ये ए है, चलिए पहले इसी बात करते हैं। देखिए भारत बात करते हैं, इंडिया। हमारे देश में चावल का प्रोडक्शन कितना हुआ, गेहूँ कितना हुआ, आलू का प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, टमाटर का प्रोडक्शन कितना हुआ, उसके बाद में प्याज का प्रोडक्शन कितना हुआ, उसके बाद सरसों का प्रोडक्शन कितना हुआ, सब्जी का प्रोडक्शन कितना हुआ, फलों का प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, कार का प्रोडक्शन कितना हुआ, कूलर का प्रोडक्शन कितना हुआ, फ्रिज का प्रोडक्शन कितना हुआ, एसी का प्रोडक्शन कितना हुआ, जूतों का प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, कपड़ों का कितना प्रोडक्शन हुआ, बुकों का कितना प्रोडक्शन हुआ, और कूलर, बुक, प्रेस का प्रोडक्शन कितना हुआ, प्लस स्त्री। तो अब इसका ये लगाया आइडिया कि चावल का प्रोडक्शन कितना हुआ, गेहूं का प्रोडक्शन कितना हुआ, आलू कितना, टमाटर, प्याज, सरसों, सब्जी, फल, कार, कूलर, फ्रिज, एसी, जूते, कपड़े, बुक और प्रेस।
इनका प्रोडक्शन कितना हुआ। अब इनका आप निकालो मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट प्राइस की इनका मार्केट में कितना प्राइस है। ठीक है, मान लिया कि चावल प्रोडक्शन हुआ हमारा 100 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ। अब एक एवरेज लेते हैं कि 550 रुपये किलो है, तो कितना हुआ 5000 का, यानी देश हमारे कितना प्रोडक्शन हुआ 5000 का प्रोडक्शन हुआ। इसी प्रकार से गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, इसी प्रकार से इसके बाद से आलू का, टमाटर का, प्याज का, सरसों का, सब्जी का, फलों का। कार का प्रोडक्शन कितना हुआ उसका भी निकालेंगे, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस क्या है उसका। कूलर का मार्केट प्राइस निकालेंगे, ठीक है, फ्रिज का मतलब निकालेंगे। ठीक, मान लिया कि एक इसका जो मार्केट वैल्यू 18,000 रुपये है। ठीक है, तो एसी का मान लिया 35,000 रुपये है। ये हो गया आपका, यानी कि आपकी मार्केट प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। एक बार फिर से समझाता हूँ, क्योंकि आपको मैं जीडीपी आपके जहन में उतार दूंगा आज। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में हमेशा ये काउंट किया जाता है कि देश में प्रोडक्शन कितना हुआ है। प्रोडक्शन बात होती है, प्रोडक्शन की बात हो रही है कि देश में कितना प्रोडक्शन हुआ। डॉक्टर ने कितना प्रोडक्शन किया, टीचर ने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है, इंजीनियर ने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है, रिक्शे वाले ने कितना प्रोडक्शन किया, किसान ने कितना प्रोडक्शन हुआ, फैक्ट्री ने कितना प्रोडक्शन किया। जिसे किस में काउंट होता है, आपका देश में प्रोडक्शन कितना हुआ, यानी कि जीडीपी किसका किसी काउंट में होती है, प्रोडक्शन काउंट में होती है। अब सपोज मान लिया कि सरकार ने कहा कि आज से हम जो भी ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको 2000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो आप एक बताइए, क्या ये जीडीपी में काउंटिंग होगा या नहीं होगा? क्या बेरोजगारी भत्ता जीडीपी की में गणना किया जाता है या नहीं किया जाता है? बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, जीडीपी में कभी भी बेरोजगारी भत्ता नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन नहीं हुआ है। यानी कि जिनको गवर्नमेंट 2000 का बेरोजगारी भत्ता दे रही है वो प्रोडक्शन नहीं हुआ। प्रोडक्शन किसे कहते हैं कि आपने आलू कितना प्रोडक्शन किया, आपने कार कितनी बनाई, आपके बैग कितने बनाए, आपने कपड़े कितने बनाए, आपके लैपटॉप मोबाइल कितना प्रोडक्शन किया, आपने कितना चावल प्रोडक्शन किया, आपने कितनी कारें प्रोडक्शन की, आपने डॉक्टर कितने प्रोडक्शन, डॉक्टर ने कितना प्रोडक्शन किया, टीचर ने कितना प्रोडक्शन किया। सिर्फ इसमें प्रोडक्शन की बात की जाती है। बस यही चीज़ आपको समझने की जरूरत है। ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट टर्म्स हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको जीडीपी समझनी है तो आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे समझना होगा। 2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया गया, ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। दूसरा, अगर गवर्नमेंट जो ओल्ड पर्सन है अगर उनको पेंशन दे रही है तो क्या ये क्या जीडीपी में काउंट होगा? नहीं होगा। जीडीपी में भी जो पेंशन होती है उसको काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि पेंशन कोई एक प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है पेंशन। या कोई आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी आपका जीडीपी में काउंट नहीं होता है, जीडीपी में काउंट नहीं होता है। हाँ, अब सपोज मान लिया कि हमने शेयर खरीदे थे 1 लाख, 1 लाख के शेयर दिए थे, और जब शेयर महंगे हुए तो हमने उनको 1.5 लाख में बेच दिए, तो बताइए क्या शेयर जो हैं, जो मैंने जो इनकम कमाई शेयर से, क्या हमारे देश की राष्ट्रीय आय में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे?
नहीं जुड़ेंगे। आपकी राष्ट्रीय आय में मतलब कि सॉरी जीडीपी में आपका जो शेयर हैं उसकी काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि जीडीपी में सिर्फ इसकी बात की जाती है कि देश में प्रोडक्शन कितना हुआ, देश में कितना प्रोडक्शन किया गया, कितना उत्पादन किया गया। जीडीपी इस पे डिपेंड करती है। जीडीपी ये समझने की कोशिश करती है कि ये बताइए कि आपके देश में प्रोडक्शन कितना हुआ। अगर आपके देश में प्रोडक्शन हुआ तो आपकी जीडीपी बढ़ रही है, अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आपकी जीडीपी नहीं बढ़ रही है। आज चाइना की जीडीपी क्यों बढ़ती जा रही है? हमसे चाइना क्यों आगे निकलता चला? क्योंकि उसकी जीडीपी बढ़ती जा रही है। अमेरिका क्यों हमसे आगे? क्योंकि उसकी जीडीपी बहुत आगे। तो जब हाँ एक बात और, आज हम इसमें करंट अफेयर से अपडेट करेंगे कि भारत की कंपैरिजन करेंगे कि भारत मतलब कि जीडीपी कितनी है, अमेरिकी जीडीपी कितनी है, जापान कितनी है, और आपकी चाइना कितनी है, बांग्लादेश कितनी है, और पाकिस्तान की कितनी जीडीपी है। हम इस पर भी आज करंट से अपडेट करेंगे और बताऊंगा कि कैसे करंट को अपडेट किया जाता है। तो इसमें आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं काउंट किया जाता है, इसमें आपका पेंशन नहीं काउंट किया जाएगा, इसमें आपका इंश्योरेंस नहीं काउंट किया जाएगा, और इसमें आपका मतलब कि शेयर भी काउंट नहीं किया जाता। अच्छा बताइए, जो महिलाएं घरों में काम करती हैं, जैसे कि आपकी माता जी होंगी तो वो घर में काम करती हैं, क्या एक बताइए क्या उनका काम क्या जीडीपी में काउंट किया जाता है नहीं किया जाता है? उनके जो घर में काम करती हैं उनकी जो काउंटिंग है वो जीडीपी में नहीं की जाती है। और बहुत बड़े जो मतलब कि बहुत से जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि जो घरों में जो औरतें कार्य करती हैं, जो माएँ जो वाइफ जो काम करती हैं, उनकी भी काउंटिंग राष्ट्रीय आय में की जाएगी। तो इस पर आगे चर्चा करेंगे।